Hello and welcome in Youth Academy. I'm Kriti. So in this session, we will look upon the prelims questions, basically the polity-based questions of prelims 2025. This is a question capsule video for you. So in this video, we will look upon the questions as well as their analysis, and there is some tricks and tips. So how to eliminate the questions also. So the rules is same. I will give you 30 seconds for each and every questions, and within 30 seconds you have to give the answer in comment box or by your own, and then after it I will read the question and provide the analysis of it, and then move forward like this. Okay, so let's get started for the questions part. So already VPSC Polity prelims 2025 के क्वेश्चन कैप्सूल्स है. लेट्स मूव फॉर द आर क्वेश्चन पार्ट्स. तो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से. I will let me first set the timer for you. 30 seconds will be more than sufficient for you to answer the questions. So yes, bell on, and here is your first question on your screen, so you can read it and try to eliminate the first. So there is a try to eliminate the question first. Let's keep it over here. So what the question is saying, the fundamental rights and the directive principle of the state policies contain the philosophy of the Indian constitution. They have derived their inspiration from. Basically ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ये जो ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है, जो डीपीएसपी का जो प्रोविजंस ऐड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से बोरोड है. इंस्पिरेशंस का मतलब यही है, बोरोड कहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया है कि इसको इंक्लूड करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. सो लेट्स गो फॉर द ऑप्शन पार्ट. फ्रेंच एंड जर्मनी. बेसिकली आपको फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी का दोनों को बताना है, इसलिए दो ऑप्शन प्रोवाइडेड है विद इन अ क्वेश्चन वन ऑप्शन. तो फ्रेंच से तो पता ही हमारा द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी दिया गया है. हमने प्रीवियस क्लास में इस क्वेश्चन को भी देखा था, अलग फॉर्मेट में आया था. तो इसमें तो द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है. एंड द जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से बहुत फेमस है. जर्मनी से बेसिकली वो लिया गया है कि एमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, बेसिकली वो जर्मनी से प्रोविजन लिया गया. तो इससे तो हमें दोनों में से नहीं मिल रहा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. आपको इतना तो पता है कि हमारा जो प्रेम्बल है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है, ये पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था. साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस हैं वो भी हमें पता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए. हमें ये भी पता है कि जो डीपीएसपी है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. ये बहुत फेमस है. लेंथ अगेन आई एम एम्फसाइजेस द class 11th NCERT book Polity India at Work. So this is very important. The answer you can get from this book also. तो इसमें बोला गया है कि फ्रेंच से और जर्मन से तो नहीं लिया गया, ये हमारा एलिमिनेट हो गया. हमें पता है रशियन से हमने कल भी देखा था. रशियन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द जस्टिस का जो प्रोविज़न है, जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई थी. जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का प्रोविज़न इंडिया में लिया गया, जो आर्टिकल 14 में मिलता है. और जो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उससे हमें पता है रेजिडुअरी पावर्स के प्रोविजंस मिलते हैं. प्लस इसमें और हमें क्या मिलता है, रेजिडुअरी पावर्स हैं एज वेल एज क्वासी फेडरलिज्म की बात हो रही है. क्वासी फेडरलिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर, कि फेडरलिज्म तो होता है, मतलब देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एज वेल स्टेट, बट द मोर बेंड टूवर्ड्स द सेंटर. मतलब क्वासी फेडरलिज्म का मतलब ही यही है कि डिवीजन ऑफ पावर तो होगा स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, बट द मोर पावर, द बैंड, द डोमिनेंट वन इज विल बी द सेंटर. तो क्वासी का मतलब यही हो रहा है. तो ये हमने समझ लिया कि कौन कौन से लिए गए हैं. जापानीज हो गया, रशियन हो गया, कनाडियन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया. तो इसमें ये बच्चा हमें पता है आयरिश एंड
अमेरिकन से लिया गया। अमेरिका के जो फर्स्ट 10th अमेंडमेंट्स थे, हमें पता है प्रेम्बल अमेरिका से लिया गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट था वो। और ये भी हमें पता है कि जो अमेरिका के 1 से लेके 10 तक के जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो इंडिया ने अडॉप्ट किया था डायरेक्ट इन आर्टिकल फ्रॉम 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, जो कि बेसिकली 32 तक होता है। तो इसमें जिसमें हमें रेमेडीज़ प्रोवाइड होती हैं। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा जो प्रोविज़न है, आइडिया है फंडामेंटल राइट, वो इनहेरेंट किया गया है, एज वेल एज द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP ली गई थी। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉर द सेकेंड पार्ट, मीन्स सेकेंड क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द इजी वन, आई गेस सो। Timer on. Let's solve this question. Yes, the questions, what the question is saying, consider the following periods. तो इसमें हमें पोजीशंस दिए गए हैं और ये कहा गया कि एडमिनिस्टर द ओथ बाय ऑफिस टू, मतलब इन ऑफिसेस को, ये जो पोस्ट हैं इन सबको कौन पोजीशन है इनमें से जो ओथ प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है ओथ बेसिकली। तो देख लेते हैं हम। जब ओथ सेरेमनी होती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में द हेडलाइंस प्रोवाइडेड होती हैं, उसमें बोला जाता है किसने किसको ओथ दिया, एक फ़ोटो होती है। तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो न्यूज़पेपर में देखते हुए कि हमने ज़्यादातर देखा है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओथ देता है। हमने देखा है न्यूज़पेपर के हेडलाइन में लाइक दिस, देयर इज़ वन पोजिशन, देयर इज़ अ सेकेंड पोजिशन एंड गिविंग ओथ टू द अदर वन। सो इसमें हमने देखा है न्यूज़पेपर के हेडलाइन में यस, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओथ देता है, क्योंकि द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम पोजीशन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, द सुप्रीम वन, एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। अगर सेकंड की बात करें, दिस इज द राइट वन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर को है वो कौन ओथ प्रोवाइड करता है। तो चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट तो आएगा नहीं, प्रेसिडेंट अगर हर एक चीफ मिनिस्टर को ओथ प्रोवाइड करने लग गया तो ये बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, बहुत ही काइंड ऑफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग हो जाएगी। तो अगर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में सबसे हेड कौन सा होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन सा हो जाता है, इसमें गवर्नर हो जाता है, और हेड ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट हो जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर। तो हमें पता है चीफ मिनिस्टर को हेड ऑफ द स्टेट ही प्रोवाइड करते ज़्यादातर ओथ, ज़्यादातर नहीं, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू। तो द गवर्नर इज करेक्ट प्रोवाइडेड द ओथ टू चीफ मिनिस्टर। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। तो जो प्राइम मिनिस्टर को वो ओथ कौन प्रोवाइड करता है, हमें तो पता है 74 के हिसाब से, आर्टिकल 74 में क्या गया, द प्राइम मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ यूकॉम, मीन्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एड एंड एडवाइज बाय द टू द प्रेसिडेंट। तो ये है, तो इसमें हमें इससे पता चल रहा है जो प्रेसिडेंट है वो द मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट को बुलाती है टू फॉर्म टू स्टेक द फॉर्म टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, टू क्लेम अ स्टेक टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हमें पता है तो क्लेम करती है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मेजॉरिटी पार्टी रूल होती है उससे होती है। तो इससे पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द सेंट्रल लेवल, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो इससे हमें पता है जो चीफ प्राइम मिनिस्टर को वो प्रेसिडेंट और दिलाते हैं, नॉट द CGI प्रेसिडेंट। तो ये हमारा गलत हो गया। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो हमें पता है 1 and 2 इज द करेक्ट वन, तो ओनली 2 इज द आंसर। ओके, लेट्स हम एक फोटो के थ्रू भी समझ लेते हैं। आई प्रोवाइडेड द फोटो 1 ऑल्सो देयर लाइक दिस। तो इससे हमें पता चल रहा है जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रोवाइड करवा रही है, एडमिनिस्ट्रेट करवा रही हैं ओथ। फिर हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को एडमिनिस्ट्रेट कर रही है ओथ। और साथ ही साथ अगर हम अगर हम इसकी बात करें कि जो
प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ प्रोवाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ओथ कौन प्रोवाइड करता है? सीजीआई को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है ओथ? तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा, मतलब सीजीआई ओथ एडमिनिस्ट्रेट करता है प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो एडमिनिस्टर द ओथ टू सीजीआई। तो यहाँ पर एक है हमारे ये ललित जी हैं, वो जो कि जुलाई 22 में हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट हुए थे, जो द्रौपदी मुर्मू थी, उनको ललित जी ओथ एडमिनिस्ट्रेट कर रहे। उस समय सीजीआई थे 2022 में हमारे ललित जी थे सीजीआई। तो अगर हम देखें द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में देखें तो अभी तक 3 सीजीआई आ चुके हैं। 2022 जुलाई 2022 में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंसी का पोजीशन होल्ड किया था। तो उसी समय हमारे पहले ललित जी थे जिन्होंने ओथ प्रोवाइड की थी प्रेसिडेंट को। फिर उसके बाद हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी आए, 2024 तक रहे। फिर अभी हमें संजीव खन्ना जी हैं सीजीआई, जो 2024 से अभी प्रेजेंटली है। तो 3 आ जाए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चंस बन सकती हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। दिस इज द इजी वन, यू कैन सॉल्व इट। सॉल्व दिस टू। The question says is who serves as the ex-officio chairman of the राज्यसभा। राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा में हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो राज्यसभा के पार्ट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का यहाँ पर मतलब भी हो जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा को प्रिजाइड करेंगे तो यहाँ पर फेडरलिज्म इंटरफेयर नहीं हो जाएगा फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में। तो इसी से हमें लग रहा है प्राइम मिनिस्टर तो प्रिजाइड कर ही नहीं सकते, राज्यसभा को एलिमिनेट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको पता है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है और डिवीजन ऑफ पावर भी है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से देखें तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज सेपरेट। अगर सीजीआई एक जुडिशरी के पोजीशन पे है, क्या वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन या लेजिस्लेचर के पोजीशन पे आएंगे टू बिकम अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन? तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो रहा है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर है। एंड इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हो सकता है। वैसे ये बहुत ही है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट। और उस हिसाब से तो ये पूरे स्टेट का, पूरे इंडियन यूनियन का हेड होंगे। तो वो पर्टिकुलर राज्यसभा को एक करेंगे जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वो मेंबर आने चाहिए ना जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। और प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बात करें आर्टिकल 24 के हिसाब से, तो बेसिकली वो पीएम प्लस यूकॉम के एड एंड एडवाइस पे बाइंडिंग है। बेसिकली सेकेंड टाइम में अगर रिकमेंड करें फिर से तो बाइंडिंग हो जाता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें आर्टिकल 17 पे, अगर प्राइम मिनिस्टर यूकॉम की एडवाइस बाइंडिंग हो जाएगी तो वो स्टेट को कैसे उसकी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगी, कैसे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट डाइल्यूट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए हमारा सबसे बेस्ट है, और साथ ही साथ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, डिफेक्टो होते हैं। बेसिकली डिफेक्टो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डिफेक्टो का मतलब अगर आप एक पोजीशन होल्ड किए हो, उस पोजीशन के हिसाब से आपको दूसरा पोजीशन ऑटोमेटिकली मिल रहा है। मैं अभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है धाकर जी, वो धाकर जी इन द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट उनको साथ ही साथ उनको एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की भी सीट प्रोवाइडेड मिल रही है। तो यहाँ पर और इसमें ये भी याद रखना है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और द वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो इसमें आपको 2 थिंग आपको याद रखनी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है, वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के। वेयर एज जो स्पीकर होता है, जो कि ऑल्सो द
presiding officer of the Lok Sabha is the member of the Lok Sabha. Okay, let's move for the fourth question. Yes, do this too. The question says that consider the following statement. Okay, तो ये यहाँ पर आएगा वन स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ द लोकसभा. डिस्कशन ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा में पॉलिसीज पे डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड वोटिंग होती है, अगर उसमें प्रेसिडेंट, वैसे भी हमें पता है प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द लोकसभा और पार्लियामेंट. बेसिकली प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो अगर वो लोकसभा के मेंबर ही नहीं है तो वो कैसे पार्टिसिपेट ले सकते हैं डिस्कशन में. तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. The Prime Minister nominate 12 members of the Rajya Sabha. Yes, this statement is correct, but not the Prime Minister. Here should be the President. प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करके भेज सकते हैं. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस एक्सपर्टीज होनी चाहिए जिनके ऑन द इन पर्टिकुलर एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल वर्क, social service or the work, you can say that. So तो लिटरेचर, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस के फील्ड में ही एक्सपर्ट लोगों को ही वो नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में. तो इसमें हमारा वन गलत हो गया और उसने करेक्टली पूछा है तो टू इज, हाँ, तो वन इज द गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट. यहाँ पर प्रेसिडेंट होना चाहिए था लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, तो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन इज नाइदर वन नॉट टू. इसमें करेक्टली पूछा था कौन सा करेक्ट है, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी, नाइदर वन नाइदर नॉट टू. क्वेश्चन नंबर 5. The question says that in which of the following cases the Supreme Court established that preamble is an integral part of the Constitution of India. Okay, this is says over there. तो बेरूबारी यूनियन केस, हमें पता है बेरूबारी यूनियन केस में जो फर्स्ट केस था, तो फर्स्ट केस में प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये बोला गया था. केशवानंद भारती केस को रिजर्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें ही सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे. और द गोलकनाथ केस में भी नहीं था. और मिनर्वा मिल्स केस में, तो इसका आंसर था सबसे बेस्ट सेफेस्ट आंसर हो जाता है केशवानंद भारती के, क्योंकि इस समय में इतने सारे जजमेंट्स आए थे, द बेसिक स्ट्रक्चर का, डॉक्ट्राइन का प्रोविजंस भी इंक्लूड किया गया था, तो ये सबसे सेफ ऑप्शन हो जाता है अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द अदर ऑप्शंस टू. तो यहाँ पर हमने 50-50 कर लिया. तो मिनर्वा मिल्स केस में भी यही था कि री एम्फेसाइज किया गया था, तो इसमें री एम्फेसाइज किया गया था यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज वेल एज इसमें ये भी बोला गया था कि कैसे डीपीएसपी एंड अगर फंडामेंटल राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस होंगे कि कौन सा प्रिवेल करेगा. तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया बी, केशवानंद भारती केस. क्वेश्चन नंबर 6. Okay, so
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे प्रीवियस क्लास में था, बट उसमें हमने एक वन वन करके क्वेश्चंस लाए थे, इसमें हमने एक सेंटेंस के फॉर्म में बना दिया और ये ऑप्शन प्रोवाइड किया, ओनली वन ओनली टू, जो कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है यूपीएससी के उसमें। तो हमें इस ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से भी अपने आप को कंफर्टेबल करना है। सो ये ऑलरेडी आपको होप आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस की सारी एनालिसिस, तो इसमें बहुत ईजी हो जाएगा आपको। तो इसमें बोला है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल, दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था क्योंकि इंडिया ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का जो इंस्पिरेशन है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया था। इट इज़ द करेक्ट वन। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमें ये भी पता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। हमें ये भी पता है, मैंने आपको ये भी बताया, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, एंड 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था ये। और इसी की मॉडिफाइड वर्जन ही हमारा जो इसी का ब्लूप्रिंट है वो आज का प्रेम्बल है हमारा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्रेम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नो, वी ऑलरेडी नो दैट। तो जो प्रेम्बल का फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में, जो कि नॉट मॉडिफाइड है, इसमें बोला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये जो इनकी जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो पीपल से ड्राइव हो रहा है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। तो दिस इज द करेक्ट इनकरेक्ट वन। तो इसमें करेक्ट पूछा तो ओनली 2 इज द करेक्ट वन, हमारा 1 and 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड है, लेकिन हम ये करेंगे तो इसको हम देखेंगे कैसे करना। आप फर्स्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। The question says that with reference to the state organization in India, arrange the following mentioned state in the chronicle order of their formation as the state। मतलब इसमें ये बोला जो ये जो रिस्ट्रक्चर हुआ था द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के समय में 1956 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें सबसे पहले कौन सा स्टेट आया था, फिर उसके बाद कौन सा स्टेट आया था, जो उसके बाद आया था जो ऑप्शन के हिसाब से, तो क्रॉनिकली हमें मेंशन करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं, हमें पता है सिक्किम तो लेटेस्ट वन है, नॉट द लेटेस्ट वन। इन तीनों के हिसाब से हमें लग रहा है सिक्किम तो हिमाचल प्रदेश और मणिपुर से बाद में ही आया था। तो इसमें हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो गठन हुआ था, हमें पता है ये जो हिमाचल प्रदेश है 1971 में आ गया था। इसी के साथ ही हम इसके द क्रॉनिकली हम देखें तो 1971 में तो हिमाचल प्रदेश आ गया था, मणिपुर 1972 में आ गया था, फिर हमने देखा था सिक्किम आया था 1973 में, 72 में एंड 73 में। फिर जो मिज़ोरम था ये 1980 या 1987 के अराउंड आया था, तो ये लास्ट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 4 कौन सा लास्ट है, तो ये आ गया, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको फैक्ट है, ये याद करना पड़ेगा। हम एक मिनट, मैंने एक इसमें स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड किया है, तो वी कैन से दैट इधर क्रिएशन और रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ यूटी आफ्टर 1956 के अकॉर्डिंग में। तो हमें देखा हिमाचल प्रदेश मैंने कहा 1970 में आया था, 71 एंड 70 के बीच में, ऐसा आपको रफ टाइमलाइन याद तो नहीं है। मणिपुर आया था 1971 के बीच में, सिक्किम आया था 1975 एंड द मिजोरम इज फ्रॉम द आई टोल्ड यू 1987 के बीच में था। तो लास्ट वन तो हमारा मिजोरम है। उसके बाद मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश आया था हमारा, फिर उसके बाद ही हमारा गोवा आ गया था 1987 में। तो इसे याद हो जाएगा। लेट्स मूव फॉर द अदर क्वेश्चन। लेट्स रीड दिस।
तो इसमें हमें पता है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो 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 प्रोटेस्ट चल रहे थे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से करना चाहिए, उसी के हिसाब से बहुत सारे कमीशंस स्टैब्लिश हुए थे, उनका गठन हुआ था। तो वही हमें देखना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट वन है। तो उसमें से हमें देखना है कौन सा पेयर करेक्ट है। धार कमीशन, हमें पता है सबसे पहले धार कमीशन आया था, जिसने क्या बोला था, रिकमेंडेड द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। धार कमीशन ने क्या लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट बोला था। हमें पता है कि स्टार्टिंग से ही कोई भी फेवर में नहीं था कि लिंग्विस्टिक, क्योंकि उसने लग रहा था रीजनलिज्म को बहुत ज़्यादा इसमें हवा मिलेगी और द बाल्कनाइजेशन हो जाएगा अगर हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया का डिवीजन कर दिया तो धार कमीशन ने यही बोला था कि उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ही या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से हमें स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो नहीं था, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। जेवीपी कमेटी आई थी जिन्होंने कहा रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफकोर्स अगर याद भी नहीं तो आपको पता है इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने तो कभी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बोला भी नहीं था टू प्रिवेंट द बार्गनाइजेशन और रीजनलाइजेशन और द कम्युनलिज्म इन द स्टेट। सो ये तो करेक्ट हो गया कि उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बोला, तो मतलब अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बोला तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट वन। फैजल अली कमीशन, जो कि हमें पता है लास्ट कमीशन थी, इन्होंने अपने कमीशन में द रिपोर्ट वॉज बेसिस ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हाँ, तो हमारा ये लास्ट वन था, 1956 में आया था। हम पढ़ते भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो इसका हिसाब से मतलब ये उसी के हिसाब से ही आया था। जो हमारा फैजल अली कमेटी थी, कमीशन था, उन्होंने ही जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस प्रोवाइड किया था। पोटी श्री रामलू, हमें पता है जेवीपी कमीशन के बाद ही इन्होंने भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक किया था। उसमें क्या होता है, एडवोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। हाँ, लिंग्विस्टिक स्टेट की मांग की थी उन्होंने। ऑफ द तमिलनाडु फॉर द तमिल स्पीकिंग पीपल, हमें पता है श्री पोटी श्री रामलू इज फ्रॉम एपी, आंध्र प्रदेश, तो वो तमिलनाडु को क्यों बोलेंगे, तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, और आंध्र प्रदेश बना भी था। तो ये हमारा गलत हो गया, तो द ओनली 2 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव फॉर द 9th question. आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग सारे प्रोविजंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकते हैं। एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया अ न्यू स्टेट, अल्टर द एडमिट आर्टिकल 30 के हिसाब से, 3 के हिसाब से हमें पता है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 और 2 एंड आर्टिकल 3 के हिसाब से। आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट के फॉर्मेशन की बात हो रही थी कि कोई दूसरा न्यू स्टेट है उसका हम कैसे एडमिट कर सकते हैं और स्टैब्लिश कर सकते हैं न्यू स्टेट, इनकी बात हो रही थी बेसिकली आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 3 में जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट है, ऑलरेडी हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में बने हुए स्टेट, उसको कैसे बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, बाउंड्री को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, द नेम चेंज कर सकते हैं स्टेट का, ये सब प्रोविजंस प्रोवाइड थे। तो इसमें एडमिट इनटू अ यूनियन ऑफ टेरिटरी और न्यू स्टेट का प्रोविजन ऑलरेडी आर्टिकल 2 में प्रोवाइडेड है, तो ये तो गलत हो गया। अल्टर द बाउंड्री ऑफ द एनी स्टेट, मैंने बता दिया ये 3 में ही है। अल्टर द बाउंड्री, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यस ये है। स्टैब्लिश ऑटोनोमस काउंसिल विद इन एनी स्टेट, ऑटोनोमस काउंसिल की तो बात आर्टिकल 3 में हुई ही नहीं है। ऑटोनोमस काउंसिल है ये आर्टिकल, अगर हम इसका एक देखें तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244A है, उसमें ये ऑटोनोमस काउंसिल की बात होती है। ये आपको याद कर लो, ऑटोनोमस काउंसिल की बात होती है आर्टिकल 244 में, फॉर द ट्राइबल एरियाज पर्टिकुलरली द असम। तो ये हो गया हमारा, तो इसमें हमारा 2 इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। एक बार देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट प्रोवाइडेड किया है मैंने। ये आर्टिकल 1 में तो क्या था, द नेम एंड द यूनिट टेरिटरी ऑफ द इंडिया, एंड आर्टिकल 2 में क्या था, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट। एडमिशन का मतलब एडमिट भी होता है, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। तो यहाँ पर न्यू स्टेट से याद करना है, न्यू मतलब पहले आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 3 से था फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द
areas and the boundaries and the name one, the how to increase the boundary of the particular state, how to decrease one, to give a new name to the particular state. So this is the, और ये आर्टिकल 4 में ये था जो इन दोनों के बीच में जो मॉडिफिकेशंस होंगे वो आर्टिकल 4 के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। अगर हम किसी स्टेट की बाउंड्री इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, अगर उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर कर दे तो उसमें से अगर एक प्रैक्टिकली भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स हो जाएंगे। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने बोल दिया जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट बाय लॉ करेगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये आर्टिकल 4 में प्रोवाइडेड है। सो हमारी क्वेश्चंस की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड इट इज़ अ अमेजिंग वर्क टू डू। आई होप आप ज़्यादा कट ऑफ ले लिए होंगे, अगर नहीं तो डोंट फील बैड, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको यहीं पे सीखना है ताकि एग्ज़ाम में गलतियाँ ना हो, आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात हो रही है साथ ही साथ। सो येस, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।